हाँ, इधर देखो एक बार। कौन से पार्ट में आता है रे? मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में आते हैं? भाग 3। हाँ, जिसका सीएचएसएल का पेपर हो गया है उसकी तो ठीक है। जिसका नहीं हुआ है, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उसी का मैटर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये कल आया था। हाँ। हाँ, जीएस के भी हैं। इसके बाद यानी अब मैं बताऊं आपको, यदि भाग का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको 22 के 22 भाग क्लियर होने चाहिए दिमाग में। कुछ भी पूछ सकता है, यदि मौलिक अधिकार पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो शिफ्ट में तेरी शिफ्ट दूसरी होगी, 4 शिफ्ट के पेपर थे कल। 4 शिफ्ट में पेपर थे, तेरा अकेली का ही पेपर नहीं था। हाँ, एक काम और करना रे, एक डेटा पढ़ के जाना। पॉपुलेशन का डेटा पढ़ के जाना 2011 का। लेकिन उसमें पढ़ना क्या है वो और सोच लो अभी। डेटा ये नहीं पढ़ना किसकी कम और ज्यादा है, ये पढ़ना है कि कौन से दशक में वृद्धि हुई और कौन से दशकों में कमी हुई है। कुछ स्पेशल कंडीशन हुए हैं कुछ में, वो पढ़ के जाने हैं। जिसके सीएचएसएल के पेपर हैं वो लिख लेना। इसके अलावा मेरी लास्ट वाली पीडीएफ स्टैटिक जीके की, और कोई सी पढ़ो ना पढ़ो वो जरूर पढ़ जाना, लास्ट वाली पीडीएफ। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है नागरिकता, सिटीजनशिप पर कानून कौन बनाता है। और मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, वह आर्टिकल कौन सा है, वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत यह कार्य किया जाता है। सिटीजनशिप पे लॉ मेकिंग का कार्य कौन करता है? संसद। कौन करती है? संसद। पार्लियामेंट के अलावा इसको पावर किसी को नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 11, डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर। डीएनए की फुल फॉर्म, तो डीएनए की पूछ रहा है तो डीएनए की संरचना, डीएनए के मॉडल, ठीक है, आरएनए की संरचना, आरएनए की फुल फॉर्म, इनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए इन चीजों की। पंचवर्षीय योजनाएं आ रही हैं आपकी हर शिफ्ट में एक एक। ठीक है, तो शाम तक आपको पंचवर्षीय योजनाओं की इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ के जाना वहां से। अभी बता रहा हूँ, शाम तक ग्रुप चैनल में डाल दूंगा, पढ़ जाना वहां से। जितना डेटा याद रहे आपको, देखो उसमें याद क्या करना है, मैं थोड़ी डिटेल से डालूंगा उसको, लेकिन वो याद रहे ना रहे, ठीक है, एक टेबल आएगी। उस टेबल में कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी कब खत्म हो गई थी, एक तो ये पता होना चाहिए आपको। एक उसका प्रधानमंत्री कौन है, पीएम साहब कौन है, वो पता होना चाहिए। एक उसका मेन प्रिंसिपल, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट क्या था उसका, ठीक है, वो आपको मैं इसमें करूंगा। दूसरी क्या, दो टाइम ऐसे हैं रे जहां पंचवर्षीय योजनाएं शुरू नहीं हुई थी, वहां वार्षिक योजनाएं आई हैं, तो वो टाइम पीरियड उसमें लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये आपको मेनली याद रखने हैं। दूसरा, यदि आप इनके याद रख सको कौन सी चीजें, कि सरकार ने ये कहा था कि हम इस रेट को पार कर लेंगे। ठीक है, अब सरकार उस रेट को, लक्ष्य की जो रेट रखी गई थी कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो पार किया या नहीं किया, यदि डेटा याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेनली क्वेश्चन आ रहा है वो यहां से आ रहा है, कब आई। ठीक है, दूसरा, पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 पंचवर्षीय योजनाओं के सलाहकार कौन थे, उनको बनाने वाला व्यक्ति कौन था, उनका मेन प्रारूप ड्राफ्ट किसने बनाया था, वो आपको ध्यान रखना है। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूं। दूसरी बात, कुछ पंचवर्षीय योजनाएं ऐसी हैं जो स्पेसिफिक है, उनमें जो कार्य हुए वो कभी नहीं हुए औरों में। ठीक है, तो वो याद रखने हैं। दूसरा,
टोटल योजनाएं हैं कितनी वो याद रखनी है। योजना आयोग की जगह अब आया आ कौन गया है, नीति आयोग, तो आपको वो याद रखना है। ठीक है, और लास्ट में योजना जो आपका क्या नाम है योजना आयोग था, उसका लास्ट उपाध्यक्ष कौन था वो भी याद रखना है। यहां तक का आपको डेटा मैं पीडीएफ में शाम को प्रोवाइड करवा दूंगा। हैं रेट आ रही होंगी, मैं कह रहा हूं ना रेट आ रही होंगी, यदि याद रह जाए। देखो मैं बताऊं होता क्या है, यदि रेट का क्वेश्चन आया ना 99% सबका गलत होगा। कितना याद करोगे, क्योंकि रेट हो रही है दो दो रेट आएंगे। कैसे, एक सरकार देती है योजना चालू होती है तब, एक जो वास्तविक उसने प्राप्त की तब। ठीक है, आप तो इतना याद कर लेना रे कि किस में तो कम हो गई थी किस में ज्यादा हो गई थी। जैसे मान लो सरकार ने दिया कि हम 5.3 को पार कर लेंगे, है ना 5.3% को, लेकिन सरकार 4.8 पे रह गई तो कम हो गई ना। तो आप तो ये याद कर लेना कि कम हुई थी या ज्यादा हुई थी। डेटा आपको हमेशा 5.3 4.3 2.3 के आसपास ही है। दूसरा, ये देखो भाई अब तक के जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उनके मेजबान कौन है वो आपको पता होने चाहिए। एक वर्ल्ड कप का क्वेश्चन है 1983 का। क्या है ये देख 1983 वर्ल्ड कप। हाँ तो वो मैं जो मेरे सामने आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। दूसरा, आपको लास्ट जो लास्ट की शिफ्ट है ना उसमें वाद्य यंत्र आए होंगे लिखे हुए। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र में तार होता है कौन से में तार नहीं होता, ये तक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये पाल आपको मैं पहले बता देता हूँ। वाद्य यंत्र, मंदिर, वेशभूषाएं, इनमें कौन से में क्या स्पेसिफिक बातें होती हैं कौन सी नहीं होती हैं, वो आपको लास्ट वाली पीडीएफ से कवर करना है। हाँ, संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखो मैं एक बात आपको पहले बता देता हूँ रे, यदि किसी टॉपिक को एक बार इन्होंने पकड़ लिया ना उसको छोड़ेंगे नहीं ये। अब इन्होंने मौलिक अधिकार को पकड़ रखा है और इसी भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं अपन। ठीक है, तो इसको पकड़ रखा है इन्होंने। अब अगला आपको ये पूछ सकता है कि मैग्ना कार्टा लास्ट जारी कब किया गया था, कौन सी ईयर में जारी हुआ था मैग्ना कार्ट पत्र। 1215। ठीक है, दूसरा देखो रे आपके एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक आ रहे हैं और ये मानो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। महोत्सव, उत्सव मनाए जाते हैं अलग अलग, हर राज्य के अलग अलग है, और उसकी लिस्ट साथ में दी है मैंने आपको। लास्ट वाली जो पीडीएफ है ना स्टैटिक जीके की, वो आपके लिए रामबाण है। मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको आपके मैडम ने ब्राउनी गति पढ़ाई थी, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति ये केंद्रक में पाई जाती है। निलंबन कण होते हैं ना केंद्रक में जो वसा के, वो ब्राउनी गति दर्शाते हैं। हाँ, ये देखो मैं आपको कल परसों एक मैंने नोट लगाया था लास्ट ही लास्ट में। हाँ, एक बात अभी कह देता हूँ रे आपको, सीएचएसएल की जो मैंने पेपर और क्वेश्चन देखे हैं उनमें से अब तक जितनी शिफ्ट हुई हैं चार में 70% क्वेश्चन पुरानी एग्जाम के हैं, जीके और जीएस में विथ ऑप्शन, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था 15 साल के क्वेश्चन उठा लाओ आप जिंदा रहोगे। ठीक है, अब मैं बताऊं ये 15 साल के क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ काम आएंगे। जैसे योजनाएं ये पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डेटो के डेटो आते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं होते, आपको पहले से पता होगा। जनसंख्या का डेटा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको एक साथ 15 महोत्सव, मैं आपको कहूँ कि आपको एक साथ 15 महोत्सव पढ़ने हैं, आप बोर हो जाओगे। लेकिन एक के क्वेश्चन के अलग अलग पढ़ते आ रहे हो तो वो आपको याद रहना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ऑटोमेटिक आप गलत या सही कर लोगे। ठीक है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अब आपके आज से ये बात तो निकल गई, आप आज बुक लाओगे 2 दिन में आपसे कवर होनी नहीं है वो। ठीक है, जिसको सीजीएल देनी है, हिंद पब्लिकेशन की बुक आती है, यहाँ तो आसपास में तो मिलेगी नहीं, चौड़ा रास्ता जाना, इससे पहले मिलेगी नहीं। हाँ, हिंद पब्लिकेशन की 15 साल के क्वेश्चन उसी बुक में मिलेंगे, इसके अलावा किसी में नहीं। मिल जाए तो एक मेरी भी उठा लाना। ऑनलाइन नहीं मिल रही, मैंने हर जगह चेक कर लिया। आप नाम पब्लिकेशन का नाम लिख लो, हिंद पब्लिकेशन, 15 साल के क्वेश्चन उसी में मिलेंगे आपको, इसके अलावा किसी बुक में
15 साल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन मिल रहे हैं 3 या 4 साल के जो अपने काम के नहीं है। किरण की मिल जाए मेरे को, मैं सीधा आपको एक ही बात कह रहा हूं, आपको यदि 15 साल के क्वेश्चन कोई भी पब्लिकेशन दे रहा है उठा लो। हाँ एक क्वेश्चन है आपका, देखो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान आत्म, ये वैसे इसने लिख क्या दिया इसमें, शब्द ही अजीब ही है, आत्म समर्पित था ये, आत्मसात करने के साथ, इसको आत्म समर्पित पढ़ना रे, गलत लिखा गया है इनसे, आत्म समर्पित करने के साथ भारत देश एक खालिस्तान देश घोषित किया गया। रिपब्लिक के अलावा 2 नाम और है, मैं आपको कल दोनों नाम, जो एक नोट में तीनों नाम लिखाए गया हूं एक साथ, इसके अलावा और बता दो, रिपब्लिक ही थोड़ी है भारत का। 3 नाम, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, 2 संप्रभु, किसी देश के लिए होना सबसे बड़ी क्या बात है, संप्रभु, लोकतांत्रिक तो तब होगे जब संप्रभु रहोगे, जब ये नहीं हो ना तो दोनों हो ही नहीं फिर आप, ठीक है, संप्रभु यानी सॉवरेनिटी, और तीसरा आपका रिपब्लिक, ये 3 स्पेसिफिक कंडीशन किसके पास है, भारत के पास है, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी कहा था ये तीनों शब्दों को एक साथ चलाना, ये तीनों शब्द आपको एक साथ ही आएंगे, यदि एग्जाम में आएगा तो एक साथ आएगा, नहीं आएगा ही नहीं। देखो सबको पता है लोकतांत्रिक है, सबको पता है, सबको पता है गणतंत्र है, लेकिन ये नहीं पता कि तीनों एक साथ हैं क्या, ठीक है। तो अगले आपको क्या है, अब एक क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको 3-3 शब्दों के जोड़े आने लग जाएंगे आगे से, ठीक है। यदि ये यहां तक पहुंच गया है ना तो आने वाली शिफ्ट में आपको है ना प्रस्तावना क्वेश्चन मिल सकता है क्रम वाइज वाला, हम आपको बात पहले ही कह देता हूं, प्रस्तावना में जो मैं शब्दों में क्रम लिखाए थे ना, वो क्रम यदि आपको याद रखने हैं वो मिल सकते हैं आपको 100%। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तथा संविधान के किस भाग में है, 4, कौन से में है, 4, और कहां से है, 35 से लेके 51 तक, कहां से है, 35 से लेके 51 तक, हाँ 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 35 में तो आपका वो है क्या नाम है, मार्शल लॉ। कौन से, एशियन गेम्स, हाँ उध्रुवपातन, उध्रुवपातन, सब्लिमेटेशन, हाँ तो ये क्वेश्चन आपके आया है, मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, यहाँ पे द्रव्य, ठोस, गैस, जो डायरेक्ट ठोस से गैस में आ जाए वो आपकी क्रिया क्या कहलाती है, उध्रुवपातन। मैंने कहा था क्वेश्चन यहाँ से 100% बनाएगा। परमादेश की रिट कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, 32। एक क्वेश्चन आया है जो अब तक मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, और ये आपको मैं अभी 3-4 क्लास के बाद में आ जाएगा, कि निम्न में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका कार्य साधारण बहुमत के तहत नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बहुमत पढ़ाऊंगा, मैं ये सोच रहा था कि मैं खा जाऊंगा इनको, सही बता रहा हूं, मेरे दिमाग में ये था कि मैं इनको खाऊंगा, लेकिन मैं ये क्वेश्चन देखने के बाद में ये हो गया इनको खा नहीं सकते, नहीं मेरे फिक्स दिमाग में था, नहीं तो अभी आ जाता वो, क्योंकि मैं एक बार तो खा गया, यहाँ आ जाता नहीं, एक बार तो खा गया। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, तत्कालीन बहुमत, ये 3-4 प्रकार के बहुमत हैं, ये कौन से आर्टिकल में कब होते हैं कब नहीं होते हैं। देखो एक बात बता दूं आपको, साधारण यदि कोई क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आपको एक बात बता दूं, साधारण बहुमत सरकार सिर्फ एक ही बार काम में लेती है जब नॉर्मल क्रियाविधि चल रही हो, इसके अलावा साधारण बहुमत कभी काम नहीं आता है। नॉर्मल क्रियाविधि कैसे,
कोई बिल पेश किया, पास करवाना है, नॉर्मल क्रियाविधि है। कोई विधेयक पेश किया, एक्ट बनवाना है, नॉर्मल क्रियाविधि है। संशोधन हुए, राज्यसभा इनको क्या नाम है आपके, कोई भी संशोधन हुए, ये प्रभावी बहुमत में चले जाएंगे। ठीक है, आपको कोई ऐसा बदलाव करना है संविधान संशोधन में जो आपको 2/3 में, ध्यान रखना राज्यसभा के सारे बदलाव 2/3 से होते हैं। आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक समझा दूं, राज्यसभा के बदलाव जितने भी किए जाएंगे राज्यसभा की क्रियाविधि में, या कोई मनोनयन जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें बदलाव करना है, या राज्यसभा केंद्र सरकार को कोई पावर दे रही है। जैसे होता क्या है, राज्य सूची पे कोई आर्टिकल बनाना है, राज्य सूची है उसका कानून कौन बनाएगी, स्टेट। लेकिन सेंटर को ये लगता है कि 1 साल के लिए विषय मेरे को मिल जाए तो मैं इसके ऊपर बेहतरीन कानून बना सकती हूँ। तो ये कानून कौन दे सकता है उसको, राज्यसभा 2/3 से पास करे और 2/3 से सेंटर को ये कहते कि हाँ आप जो कानून बनाओगे वो 1 साल के लिए लागू रहेगा। ध्यान रखना, राज्य सूची पर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है कितने साल के लिए लागू होता है, 1 साल के लिए। यदि 1 साल बाद में खारिज का हो गया है और उन्हें दोबारा चाहिए तो राज्यसभा से दोबारा 2/3 बहुमत से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें, बाकी आगे आ जाएंगे कोई। हाँ। हम्म। वो उपस्थित का 2/3, उसमें 3 प्रकार के काम आते हैं। जैसे एक तो होता है नॉर्मल संशोधन कर रहे हो तब तो आपको 2/3 चाहिए उपस्थित का। लेकिन आप कुछ ऐसा बदलाव कर रहे हो जिससे संवैधानिक ढांचा बदल रहा हो, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने का। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के द्वारा दिए गए निर्देश, या राज्यसभा के द्वारा, जैसे मान लो अभी सरकार के पास कितनी भर्तियां चलती हैं संवैधानिक पदों की, आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस। इसके अलावा सरकार को कोई तीसरी चौथी भर्ती जनरेट करनी है, वैसे 3 है। 3 काम आते हैं। देखो होता क्या है, विशेष को 2 भागों में बांटूंगा मैं आपको। विशेष भी 2 तरीके से चलता है। विशेष कैसे 2 तरीके से चलता है, विशेष बहुमत में एक प्रक्रिया तो चलती है नॉर्मल, दूसरी हो जाती है प्रभावी, और एक ऐसा होता है जिसमें दोनों ही प्रभावी रहती हैं। तो अब जब आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। इसके अलावा आप ये कोई क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है आपके इकोनॉमिक्स के कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। यदि आपको नॉर्मल बैंकिंग लाइन का नॉलेज है तो आप कर सकते हो। एक आपका जो इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, 2 क्वेश्चन है, 4 शिफ्ट के अगले ने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ये कहा है कि एक तो आर्टिकल 23 का क्वेश्चन है, तो पहले तो बताओ आर्टिकल 23 बोलता क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, तो या तो उसने आरटी उठाई होगी या और कुछ उठाया। अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है कि उठाया गया है, अगले ने सीधा ये बोल दिया कि आर्टिकल 23 का क्वेश्चन है। दोबारा इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, वो है आर्टिकल सिटीजनशिप का। अब वो कौन सा है क्या है, आई डोंट नो। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन इसने नहीं रखे क्योंकि इसने 12 क्वेश्चन दर्शा रखे हैं इसमें। तो ये आपके क्वेश्चन है। इसके अलावा ये कौन सा आ गया रे, ये कहां से उठा है। अब देखो रे, क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जिसको नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न नहीं हुआ है ना वो क्वेश्चन कर सकता है। ये कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा इस क्वेश्चन को, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ लेना, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा है किसका हिस्सा है। होली किस ऋतु में मनाई जाती है, होली बसंत आती है। वो देखो ये आप जो ज्यादा मॉडर्न नहीं हुए हैं उनको पता है, जो ज्यादा मॉडर्न हो गए उनको ये नहीं पता कि ऋतुएं कौन कौन सी आती हैं, उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बताओ कौन टीचर पढ़ाएगा इसको, कोई नहीं पढ़ाने वाला। ये नॉर्मल आपका बेसिक नॉलेज पूछा अगले ने। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। ये देखो आप, ये मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके देखो 1 2 डेटा है, जनसंख्या का डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा खुद। ठीक है, उसमें वो ध्यान रखना कौन सी दशक में वृद्धि हुई थी, कौन सी दशक में कमी हुई है, ये सबसे पहले डेटा याद रखना है। ध्यान रखना उसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन जरूर देखना। जनसंख्या की दशकीय गणना शुरू कब से की गई थी, ये भी याद रखनी है। जनसंख्या की गणना तो पहले शुरू हो गई है, दशकीय गणना बाद में शुरू हुई है, दोनों में 8 साल का गैप है। ठीक है, तो ये चीजें डेटा ध्यान रखना। आप ये मत देखना कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ज्यादा कम देखो ना तो एक ही चीज का देखना, जनसंख्या घनत्व का। यदि आपको कोई पीटेगा ना तो जनसंख्या घनत्व ही पीटेगा। ठीक है, घनत्व ज्यादा आ जाए ना तो दिमाग में 2 ही ऑप्शन लाना, तीसरा ऑप्शन मत ले आना, बिहार और दिल्ली। यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं होना तब यूपी की ओर मुड़ जाना। ठीक है, और यदि तीसरे ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं है फिर तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्या है।
फिर आपको ये देखना है एरिया कितना का है, ठीक है, दिमाग में ये लाना कि एरिया कितना का है, जनसंख्या कितनी की निवास करती है। तो फिर उन सिटियों की ओर बढ़ना जो सिटियां हाई क्लास बड़ी सिटियां हैं, जैसे बॉम्बे है, ठीक है, तो बॉम्बे में वहां जनसंख्या ज्यादा है तो महाराष्ट्र की ओर बढ़ जाना, ठीक है। यदि वहां से भी निकल जाओ तो फिर आप हैदराबाद की ओर आना, ठीक है। इसके बाद में निकल जाओ तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगला अगले ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन है। देखो यदि ये जहां तक ये क्वेश्चन बना रहा है ना, तो अब तक आपने उसने 51 आर्टिकल से आगे नहीं गया है, वो 51 तक सीमित है, तो 51 तक मैं आपको पढ़ा चुका। यदि आपके 51 तक आता है तो मैं आपको 51 तक पढ़ा चुका हूं। एक क्वेश्चन 51 से बाहर गया है, साधारण बहुमत वाला, वो यहां नहीं है, ठीक है। तो अब अपन आगे शुरू करते हैं। किसकी परिमाप पूछा है? फुटबॉल का रेडियस पूछा है क्या? मैदान का पूछा है, फुटबॉल का पूछा है? अब ये तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो ये अटपटे क्वेश्चन तो इनका अधिकार है बनाने का, एसएससी वालों का। हरे पार्डन पावर्स, समाधान की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की दो तरीके की शक्तियां बची हुई हैं, एक तो क्षमादान की, एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर्स, ठीक है। दो ही पावर बची हैं, बाकी सारी मैंने आपको करवा दी। कार्यकारी करा दी, विधायी करवा दी, वित्तीय करवा दी, कूटनीतिक करा दी, न्यायिक करवा दी, सैन्य करवा दी, वीटो पावर करवा दी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात आता हूं, यदि इसने परमादेश का क्वेश्चन पूछा है, याद है आपको परमादेश रिट जारी करने की शक्ति, तो अगला जो सबसे बेहतरीन उसके लिए क्वेश्चन बनता है वो बनता है राष्ट्रपति की वीटो पावर का, या राष्ट्रपति की वीटो पावर के बाद में यदि कोई सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा वो किसका बनेगा? समाधान का। समाधान में क्या चार प्रकार की आएगी, चार है पांच है, देखते हैं अभी। पहली आती है क्षमा, दूसरी आती है लघुकरण, तीसरी आती है परिहार, चौथी आती है आपकी विराम, और पांचवी आती है परिविलंबन। हाँ, क्षमा यानी पार्डन, लघुकरण यानी कम्प्यूटेशन, परिहार इनके देखते हैं लास्ट में जो जो नाम आएंगे याद आएंगे बताता हूं। हाँ, क्षमा पार्डन, देखो एक बात बताऊं, क्षमा यानी आप किसी व्यक्ति को आपसे माफी मांग रहा है, आपने पूरी तरीके से माफ कर दिया, ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं, हो गई गलती। तो राष्ट्रपति भी इसमें यही करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने क्षमा मांगी है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से माफ कर देंगे। और यदि किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से माफ कर दिया है तो देखो होता क्या है, यदि आप किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई, न्यायालय प्रणाली ने सजा सुना दी, ठीक है, अब सजा के दौरान वो व्यक्ति अयोग्य हो जाता है कुछ कारणों के लिए, ठीक है। जैसे मान लो सजा के दौरान वो कोई भर्ती या जो आपकी जो भी एजुकेशन प्रणाली चलती है उसमें कुछ जगह वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और अयोग्य होता है। कैसे होता है? जैसे मैं बताऊं आपको, कोई व्यक्ति 307 का मुजरिम है, सजा काट के है 307 में, तो पुलिस वाले सबसे पहले इसी को उठाएंगे यदि दोबारा क्राइम हुआ, शक के दायरे में पूरी जिंदगी रहेगा वो थाना। यदि 307 का कोई दोबारा कार्य होगा ना, 307 का 302 का, अब 307 नहीं रही रहे, ये कल से बदल गई हैं। अब देखनी पड़ेगी शायद 101 है कि 107 है, कैसा कुछ है अभी, अब बदल गई हैं, कल से पूरी धाराएं बदल गई हैं। अब 307 का खेल नहीं रहा है, ठीक है। पहले जैसे 151 में बंद करते थे ना आपको, नॉर्मल शांति भंग वाले, अब 170 में बंद करते हैं। अभी यदि किसी व्यक्ति को नॉर्मल मारपीट हो गई, 24 घंटे के लिए पाबंद करना हो तो कितने में बंद करते हैं? 170 में बंद करते हैं, अब 151 में नहीं करते। हाँ, तो ये कुछ अयोग्यताएं आ जाती हैं यदि राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से क्षमा कर दिया है, पूरी तरीके से माफ कर दिया है, ठीक है, तो ये अयोग्यता भी साथ में क्या हो जाती है रे, समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति वापिस उसी कंडीशन में चला जाता है जो सजा पाने से पहले वो था, ठीक है। जिस कंडीशन में वो पहले था उसी कंडीशन में वो वापस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसके ऊपर कोई भी अयोग्यता लागू नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो पहले तो ये बताओ, समाधान की शक्तियां जो राष्ट्रपति देता है व्यक्ति को, वो देता कब है? क्या सभी में अपील कर सकते हो आप? व्यक्ति क्षमा करता है
राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो जो किसी व्यक्ति को पार्डन कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, तो किस वजह से करेंगे? काम वाम देखने का वो फिल्मों में होता है, यहाँ कुछ नहीं है उसका उल्लेख। बोले अच्छा आदमी है, बोले आज पहली बार मारा है किसी को, ऐसे वो प्रिंसिपल यहाँ काम नहीं करते। देखो, 3 कारण है जिससे व्यक्ति को क्षमादान की माफी मिल सकती है। व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया हो, ठीक ठीक है, कठोर कारावास या मृत्युदंड के वो अंतर्गत आता हो, ठीक है, तब या तो व्यक्ति कर सकता है, या उसको जो सजा दी गई है वो असंवैधानिक तरीके से दे दी गई है, पूरी तरीके से न्यायिक विधि जो थी उसकी पालना नहीं की गई है, असंवैधानिक तरीके से उसको सजा दे दी गई है, तभी ही राष्ट्रपति इनको क्षमा कर सकता है। ऐसा नहीं है वो आपने चोरी की, आपको 2 साल की सजा हो गई, आप राष्ट्रपति के पास पहुंचे, बोले साहब गलती से चोरी हो गई, दोबारा चोरी नहीं करूंगा, तो वो आपको क्षमा नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्षमा की शक्तियां 2 ही कंडीशन में लागू होती हैं मेनली, या तो मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास। आजीवन भी कौन सा? बेड़ियों वाला कठोर कारावास। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी शक्ति में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मृत्युदंड यदि देंगे, देखो मृत्युदंड में भी 2-3 कंडीशन है रे। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो आज तक तो इतिहास में पूर्ण माफी हुई नहीं है, ठीक है। होता क्या है, उठा के इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं रे? आजीवन कारावास में। और आजीवन कारावास भी 2 तरीके का होता है रे, एक तो नॉर्मल कंडीशन, एक होती है कठोर कंडीशन। कठोर में क्या होता है, जैसे कुछ टाइम के लिए नजरबंद कर दिया जाए, बेड़ियां डाल दी जाए, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कार्य करवाया जाए उससे, तो वो होता है कठोर कारावास। बेड़ियों वाली सजा में ना यहाँ तक उसके कम से कम शरीर के ऊपर 25-30 किलो लोल अटकता है, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा होता होगा, जिसने काटी है उसको पता होगा, ठीक है। तो ये है। अब होता क्या है? ये हाँ, कठोर कारावास का प्रोविजन लगभग अब तक तो मैंने 1 साल का ही देखा है, आजीवन 14 वर्ष है। हाँ, आई डोंट नो किसको मिलता है, क्यों मिलता है, इस चीज का मेरे को नॉलेज नहीं है। देखो होता क्या है रे, आजीवन कारावास में पहले एक अलग रूल था, अब थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। पहले क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति सजा काट रहा है, जैसे मान लो उसको 7 साल की सजा हुई है, तो वो 7 साल की सजा नहीं काटता था, वो 3.5 साल की काटता था, क्योंकि रात और दिन अलग अलग दिन काउंट हुआ करते थे। दिन का अर्थ जैसे 12 घंटे का दिन गुजरा, 1 दिन पूरा, और रात 12 घंटे की गुजरी तो 1 दिन और पूरा, ठीक है। इस वजह से अब इस प्रोसेस को हटा दिया गया, अब 24 घंटे का दिन माना जाता है। अब सजा कितने साल की होती है? पूरी की पूरी 7 साल की होती है, ठीक है। तो क्षमादान की पावर में आपको पहली क्षमा, जिसमें पूरी जो व्यक्ति जिसको सजा सुनाई गई है वो पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। लघुकरण में छोटा कर देंगे, लघु ही नाम है, छोटा कर देंगे। जैसे 10 साल की सुनाई थी, कितने साल की कर दी रे? 5 साल की कर दी। कितने साल की कर दी? 5 साल की, ठीक है। परिहार और विराम, इनमें से एक बताओ कौन सी, तुम इसके नाम से पता करो कौन सी कब काम आती होगी। रोक लगा दी जाए, एक बार रोक लगा दी जाए, किसमें? विराम में। अस्थायी रोक लगाते हैं, ये विराम में आती है कि परिलंबन में आती है? पोस्टपोन्ड कर देना। फिर विराम में क्या आता है? ना, नाम का अर्थ अलग है यहाँ। देखो परिलंबन यहाँ पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन जैसे मान लो जिसको व्यक्ति को किसी को मृत्युदंड की सजा हुई है, मृत्युदंड में क्या होते हैं, जैसे मान लो कल सजा फांसी देनी है उसको, अब वो ये था कि मेरे को एक बार तो समाधान की शक्तियों का पालन करने दीजिए, तो फिर क्या करते हैं, उसको राष्ट्रपति के पास परिलंबन की वो समाधान की शक्ति का प्रयोग करता है और कुछ समय के लिए रोक देते हैं, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। फिर वो ये चाहता है कि राष्ट्रपति इनमें से किसी एक शक्ति का प्रयोग करे, ठीक है। तो मेनली इन 2 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विराम वाली कब काम आती है मैं बताऊं आपको। कोई दिव्यांग व्यक्ति है, हाँ कोई दिव्यांग व्यक्ति है या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है,
ठीक है, जिसको 10 साल की कठोर कारावास सजा सुना दी। कितने साल की? 10 साल की। उसमें राष्ट्रपति ये करता है, साथ साथ में तो अवधि कम कर देगा। ठीक है, 10 साल से कितने साल पे आ गया? 5 साल पे। ठीक है, देखो सजा का मोटिव भी चेंज होगा यहाँ। कईयों में मोटिव चेंज नहीं होगा, कईयों में सिर्फ अवधि चेंज होगी, मोटिव, या कईयों में मोटिव चेंज होगा, या दोनों चेंज होंगे। अवधि भी कम, साथ में कठोर कारावास था, तो किस में आ जाएगा? नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, यह सिर्फ दो ही कंडीशन में अप्लाई होगी रे, या तो व्यक्ति टूटा फूटा हो, या औरत क्या हो? प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा ऊपर वाली का दो ही अर्थ है, या तो व्यक्ति 10 साल की सजा काट रहा है, ठीक है, कठोर कारावास था, 10 साल की कर देंगे नॉर्मल कारावास। ठीक, या क्या कर देंगे, 10 साल का कठोर कारावास है, कम करके 5 साल का कठोर कारावास कर दिया। दोनों कभी एक साथ कम नहीं होंगे, केवल और केवल जब यदि दिव्यांग व्यक्ति हो, ठीक है, किसी के पास डिसेबिलिटी है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, तभी ये क्या होंगे रे? कम होंगे। इसके अलावा ये कभी कम नहीं होंगी। आपको यही याद रखना है कि कौन सी तो कम कर रही है और कौन सी मोटिव चेंज कर रही है, कि उसने चेंज कर दिया कि कठोर कारावास से किस में कन्वर्ट हो गया हो? नॉर्मल में, या मृत्युदंड से किस में आ गया हो रे? आजीवन कारावास में। मोटिव चेंज हो जाए तो वो आपको याद रखनी है, अवधि कम करे वो याद रखनी है, पोस्टपोन कर दे तो वो तो एक है ही। ये आपको जिंदगी में कोई नहीं पूछने वाला है ऊपर वाली, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन है नहीं है। यहाँ तो पूर्ण माफी है, व्यक्ति को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया है? माफ कर दिया गया। जितनी भी अयोग्यता है वो साथ में क्या कर दी जाती हैं? खारिज कर जाते हैं। जो रेयर केस में कभी उपयोग होती है, जिसके लिए किसी के पास बहुत तगड़ी पावर चाहिए, तभी हो सकता है, इसके अलावा कभी नहीं होगा। लिखो आर्टिकल नंबर 72। नहीं रखता तो इनको मृत्युदंड मिलती है। आप मृत्युदंड या कठोर कारावास में या आजीवन कारावास में राष्ट्रपति के पास जा सकते हो। ऐसे आपको 6 महीने की सजा दी, 6 महीने बोले साहब छोड़ो ना, उनके पास फिर यही काम बचेगा, इतने कैदी भरे पड़े हैं। हाँ, 72 के तहत उन व्यक्तियों को शक्ति प्रदान की जाती है जिन्हें क्षमा दी जाती है जो अपराध के दोषी पाए गए हैं। देखो, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध का दंड दिया गया हो कि भाई कानूनी नहीं है, उसके तहत दंड दे दिया गया हो। जैसे कल कल का मामला बताऊं आपको। कल एक व्यक्ति को महाराष्ट्र में उठाया गया, ठीक है। अब होता क्या है, वो मारपीट का दोषी था। अब उसको ये पता था कि 151 में बंद हो रहा हूं मैं, और उसने जो ही वो एफआईआर दर्ज कर दी, वो कितने में करी रे? 170 में। तो वो चिल्लाने लग गया वहां, बोले वो मेरे को अलग धारा में क्यों डाल रहे हो, मैंने ऐसा कौन सा कर दिया और वो कर दिया। न्यूज चल रही थी बढ़िया वाली। तो उसको फिर समझाया गया, अरे आज से धाराएं क्या कर दी गई हैं? चेंज कर दी गई हैं, तो उसी में बंद है, कल तेरे को हमें छोड़ देंगे। यही एक ऐसी धारा है रे जहां थाना किसी व्यक्ति को छोड़ सकता है जमानत देख के। इसके अलावा कोई धारा नहीं है जहां पुलिस थाना छोड़ दे। हाँ रे, ध्यान रखना, ये एक लाइन ध्यान रखना रे, ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति को है। मैं आपको जितने पावर पढ़ा रहा हूँ ये राज्यपाल को भी है। मैं राज्यपाल वाले दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। बस कुछ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं भी बता दूंगा आपको। वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, बस एक ये काम नहीं कर सकता। कौन से? जो कोर्ट मार्शल वाले रूल होते हैं ना, उसके वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो राज्यपाल को पावर है नहीं है। इसके अलावा एक पावर और है कि किसी को मृत्युदंड मिल गया हो, उसको पूर्ण रूप से माफी राज्यपाल के पास नहीं है। कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, रोक सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन कंप्लीट माफी नहीं दे सकता। हाँ, और दूसरा, राष्ट्रपति है ना, एक चीज और ध्यान रखना रे, राष्ट्रपति जब समाधान की शक्तियां दी जाती है ना, तो ऐसे नहीं है कि वो न्यायालय की तरह कार्य करेगा, फाइल मंगाएगा, पढ़ेगा कि इसने कौन सा क्राइम किया है, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो न्यायपालिका की तरह कार्य नहीं करता है। वो अपनी विवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है कि मेरे को इसको माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ दया भावना का काम है, यहाँ न्यायपालिका का कोई काम नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका दया नहीं दिखाती है। मिस यूज होते हैं। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। देखो, भारत का आदमी का जुगाड़ निकालना पहला काम है। ये काम तो अंदर भी हो जाए, जरूरी थोड़ी बाहर ही हो।
अभी आए थे ना 4 केस, वो जेलर जालर सब निपट गए। अब ये तो नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। लिख दिया रे। अब कुछ दिनों तो धाराएं याद नहीं होंगे वापिस, पहले वाली दिमाग में चलती हैं। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता, वो एक व्यक्ति नॉर्मल जो दया भावना होती है उसके तहत कार्य करता है इसमें। ठीक है। न्यायिक शक्ति के दो रूप हैं कि विधि के द्वारा यदि कोई गलती हो गई है या तो उसका सुधार कर दिया जाए, मान लो गलती हो गई, गलती से कोई सजा के तहत उसको कोई धारा के तहत सजा दे दी गई है, या राष्ट्रपति दंड का स्वरूप उन्हें बहुत कड़ा लग रहा है, बोले यार ऐसा भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए किसी व्यक्ति को, तो उसके तहत वो दया भावना दर्शा दर्शा सकते हैं। पूर्णतः क्षमा अभी एक दो व्यक्तियों को मिली थी मृत्युदंड में, यदि आपने पढ़ा हो तो, गुजरात केस में एक में, नहीं गोधरा कांड में नहीं मिली, एक महिला का कोई केस था उसमें मिली थी। 4 कैदी रिहा किए गए थे पे वो, लेकिन वो तो उन्होंने उठा के उसको दोबारा डाला, उनमें 2 फरार है। हाँ एक मुस्लिम महिला को रेप केस था। हाँ, बिल्किस बानो वाला था ना वो, हाँ। तो उसमें उन 4 को फ्री किया गया, फिर उठा के उन 2 को वापिस डाल दिया है। 2 फरार है। अब वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए वो तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे 2 फरार थे। अब वो पता नहीं क्या है मैटर, लेकिन जो भी है वहां एक इसका काम उपयोगी हुआ था। एक चीज याद रखना, एक लाइन ऐसी है जो इसी में आएगी केवल पार्डन में, इसके अलावा किसी में भी नहीं आएगी, वो सजा के कारण उत्पन्न सभी अयोग्यताएं समाप्त हो जाती हैं, ये लाइन सिर्फ इसी में है, इसके अलावा अयोग्यताएं बरकरार रहेंगी। जैसे आप फॉर्म भरते हो ना रे, राजस्थान सरकार का फॉर्म भरा है कभी आपने? भरा है ना? उसमें एक ऑप्शन आता है, क्या आप भूतपूर्व कैदी हो, क्या आप सजा काट के आए हो, क्या कोई मुकदमा चल रहा है, वहां आपको यस नो करने पड़ते हैं। यदि आप जो है ये लिखते हो कि भूतपूर्व कैदी हो, तो उसमें ये आता है आपने कौन सी जेल में काटी है, कौन से टाइम पीरियड में काटी है, और किस मुकदमे में काटी है। देखो राष्ट्रपति इसमें 72 का प्रयोग करेगा आर्टिकल नंबर, और राज्यपाल 161 का प्रयोग करेंगे। मेनली मैंने इस शक्ति का प्रयोग मृत्युदंड केस में ही देखा है, इसके अलावा नहीं देखा। अब जो कल से जो काम नई धाराएं अप्लाई हुई हैं उसमें एक प्रावधान किया गया है, जिस केस में 7 साल से ऊपर की सजा होती है उसकी क्राइम सीन से लेकर लास्ट तक की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। तो अब ये थोड़ी कि जितने भी, जैसे मान लो नीचे कोई कैदी है जो जिला न्यायालय ने उसको सजा सुना दी किसी केस में, तो सारे के सारे हाईकोर्ट आ सकते हैं? नहीं आ सकते, सारे के सारे हाईकोर्ट नहीं आ सकते, कुछ विशेष प्रोविजन है उनमें भी। या तो जिला न्यायालय ये लिख दे कि हाँ आप हाईकोर्ट जा सकते हो, ठीक है, या जैसे मान लो जितने भी ये 7 साल वाली सजा के प्रावधान है ना, अब होते क्या आजकल जिला न्यायालय वाले न्यायाधीश बहुत समझदार हो गए हैं, वो जब सजा सुनाते हैं तो 6.5 साल की सुनाते हैं, और प्रोविजन ये है कि 7 साल से ऊपर होगी तब जा सकते हो हाईकोर्ट।
अभी 6.5-7 साल पे पूरी 7 ही तो हो गई है। आजकल पुलिस ने एक काम तो बढ़िया किया है, ये थोड़े से गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं ना, इनको लोग फॉलो ज्यादा करने लग गए हैं। कोई भाई पैरोल पे आता है तो हमारा भाई पैरोल पे आया आज, स्टेटस लगते हैं, रील लगती हैं। मेरे को लगता नहीं कौन सी जंग जीत के आए हैं, कौन से समाज में जी रहे हो। इसी वजह से ध्यान रखना, क्राइम बढ़ रहा है। आपको एक बात बोल रहा हूँ, इसी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। चूरू के एक एसपी आए थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। जिस लड़के ने या लड़की चाहे कोई भी हो, जिसने यदि रील लगा दी हो किसी की या हथियार की फोटो लगा दी हो, कभी भी लगाई हो, उठा दिया कि सबको अंदर डाल दिया था, सबको बराबर। पीछे वाली, एक मिनट इसको सेट कर दूं फिर वापस करता हूँ। हुआ? ये क्या हुआ? अरे ये कहाँ गई? ये तेरे चक्कर में वापस लाने पड़ेंगे सारी अब। देखो रे, लघुकरण में दंड का स्वरूप चेंज किया जाता है, जो दंड की फॉर्म है उसको चेंज करते हैं। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास में। इसके अलावा जितना ईयर बरकरार है वो बरकरार ही रहेगा। 10 साल की है तो 10 साल की रहेगी, ठीक है। या मृत्युदंड को किस में कर देते हैं? आजीवन का। देखो अब मृत्युदंड और आजीवन कारावास लगभग एक ही दोनों चीज है। 14 साल जेल में रह गया, कुछ नहीं बचता उसके बाद में उसके पास, ठीक है। और परिहार, इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है रे, ठीक है। रिमिशन में क्या होता है? 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास चेंज कर रहे हैं। ध्यान रखना, दंड का स्वरूप चेंज नहीं हुआ है, कठोर थी कठोर ही है, ठीक है। और विराम में इस सजा में प्रकृति को भी बदला जाता है तथा अवधि को भी कम किया जाता है। जैसे 4 वर्ष की कठोर सजा है तो 2 वर्ष की साधारण कारावास में बदल दी तो अवधि भी कम हो गई, और जो इसका रूप था वो भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है। और ये केवल और केवल दो ही कंडीशन में होता है, या तो व्यक्ति टूटा फूटा हो और या लुगाई क्या हो? गर्भवती हो। कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट। अरे लड़कों, आपकी कोई बहन, लड़कियों आप या आपकी कोई बहन पीजी में रहने की इच्छुक हो तो मेरे को बता देना। लेकिन मेरे पास वही हैं जो पढ़ सकते हो। 8। अपनी बिल्डिंग के लोग भी फिंगरप्रिंट है। मेन गेट है ना बिल्डिंग का, वो तभी खुलेगा जब लड़की फिंगरप्रिंट लगाएगी अपना। जब भी गेट से बाहर आएगी तब दोबारा लगाना पड़ेगा। गर्ल्स पीजी, उसका रिकॉर्ड ये है कि जैसे मान लो कई ये कहते हैं ना कि कईयों के माँ बाप, हमारी तो बेटी बाहर जाती नहीं जी, हम बताते हैं कब कब गई थी आओ। इनमें सब में ये 5 हैं, पांचों में आपको ये सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्षमा वाला पूरा माफ करता है, ये रूप को चेंज करता है, ये अवधि कम करता है, ये दोनों करता है, ठीक है। दोनों स्पेसिफिक कंडीशन में होंगी। जो परिलंबन बच गया उसमें सजा को पोस्टपोन किया जाएगा, और कुछ नहीं होगा। रूप भी चेंज नहीं होगा, अवधि भी कम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कुछ समय के लिए सजा को क्या कर देंगे? रोक देंगे। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे।
इनकी सबकी पहली लाइन याद रख लेना और कुछ मत रखना। अर्थ दंड के स्वरूप का उसकी नेचर चेंज कर दी है, इसमें टाइम पीरियड को कम कर दिया है, नेचर वो की वो है, इसमें सजा की प्रकृति तथा अवधि दोनों क्या कर दिया गया है, रे चेंज कर दिया गया है। हैं? समझ अभी भी समझ में नहीं है? हाँ हाँ हाँ। इनको याद कैसे करें? पढ़ पढ़ के रेगुलर पढ़ो। देखो मैं बताऊं, तुम्हारा पढ़ने का तरीका बताऊं, तुम कैसे पढ़ते हो? अर्थ दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, अर्थ दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, लघुकरण है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना है, पाठ थोड़ी देर में। किसको बदलना बोले पता नहीं। पढ़ने का एक ही तरीका है, यदि जो चीज याद नहीं हो रही है, ठीक है, उसको एक ही चीज है, रीडिंग लगाओ छोड़ दो। आल लगा दी छोड़ दो। रीडिंग ऐसी लगाना, ऐसे नहीं पति पूरा हो गई, ऐसी नहीं करनी, ऐसी ऐसी रीडिंग मत लगाना। ऐसी लगाओ तो इस कॉपी को बेचारी को उठाना मत, ठीक है। रीडिंग लगाना, पेन लेना हाथ में, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, ये इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, ऐसे ऐसे आप रीडिंग लगा के छोड़ दो, ठीक है। एक दिन का गैप दो, एक दिन के गैप के बाद आंख बंद करो, कॉपी खोल लो, ठीक है। आप पहले ये सोचो कि आपको पहले वाला कितना याद है। हाँ, यही तो बता रहा हूं। जैसे याद नहीं आ रहा है, अरे समझ, आप मजाक में ले रहे हो। याद नहीं आ रहा है तो आंख खोलनी है ना, आप बार बार पेज लेके जाओगे, वो करोगे, ठीक है। आपको उसके प्रति ये आपकी ईमानदारी तो दिखेगी ना, कि हाँ मैं कितना ईमानदार हूं, ठीक है। चीज याद आ रही है, बढ़िया है, मिलाओ कि आपने जो बोला है वो सही है या नहीं है। पेज पे हाथ रख लो, ठीक है, जो आपने बोला उतना पेज खोलो, उसके बाद दोबारा चालू कर दो। बार बार रीडिंग लगाओगे, याद हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन काम है ये। देखो अपन जो पुराने आजकल के सीबीएसई वाले क्या पता किस तरीके से पढ़ते हैं, आरबीएसई वाले हमेशा इसी तरीके से पढ़ के आए हैं। वो हमेशा कॉपी पे हाथ रखा करते थे, बोलते थे, पढ़ते थे, जो हम बोलते जाते थे मिलाते थे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस टाइम के जो नंबर आया करते ना, उस टाइम के 80 नंबर, इस टाइम के 100 नंबर, 100% कम है। आज से 2011 से पहले यदि किसी बच्चे के 80 नंबर आ रहे थे ना, 80% नंबर आ रहे थे, वो आज के 100% भी उसके मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम का सिलेबस आप पढ़ ही नहीं सकते हो। आरबीएसई बोर्ड कभी 2010 से पहले का सिलेबस उठा के देखना, मैथ की 4 बुकें चला करती थी, जो आज एक निपट गई है। ट्रिग्नोमेट्री एक बुक हुआ करती थी पूरी, ज्योमेट्री एक बुक होती थी पूरी, एलजेब्रा एक बुक हुआ करती थी पूरी, और अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन एंड ये आपके जो ना, इसकी एक बुक हुआ करती थी 11th 12th में पूरी पूरी। अपन क्या पढ़ गए हैं, आज एक एक यूनिट पढ़ गए हैं अपन। मैं तो नहीं पढ़ गया है, आप पढ़ गए हैं। मेरे टाइम पे तो ये बुकें चला करती थी। हाँ, लिख दिया। ये आपका निलंबन है, इसमें सजा पर अस्थायी रोक लगा जाती है, और इसका प्रयोग सिर्फ एक कंडीशन में किया जाता है। सामान्यतः देखो, सामान्यतः एक ही कंडीशन में करते हैं, मृत्युदंड में। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई है, कल फांसी देनी है, राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट जाएगी। देखना, यदि किसी फांसी वाले के राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो पहली बार तो 100% रुकेगी, रोक देंगे उसकी फांसी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, दोषी व्यक्ति को समय याचना या दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए समय देना, कि भाई इस व्यक्ति को कुछ समय दिया जाए, कुछ टाइम पीरियड दिया जाए। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां कौन से आर्टिकल में आती हैं? 161, यहीं पढ़ा रहा हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बोल देता हूं। यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया है, तो राज्यपाल क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय के दंडित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। वो 500 की 500 शक्तियां हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, दो काम नहीं कर सकता। एक तो न्यायालय सैन्य जो कोर्ट मार्शल हुए हैं उन पे कार्य नहीं कर सकता, और एक मृत्युदंड को कंप्लीट माफी नहीं दे सकता। इसके अलावा वो सारे कार्य करेगा जो राष्ट्रपति कर सकता है।
हेल्थ वाले फांसी पे तो हर में ही होता है, हेल्थ में नहीं है, हेल्थ का कोई इशू नहीं है, हेल्थ वाला तो इतना है उसका। देखो नॉर्मल बीपी ऊपर तो सबके होते हैं, मौत सब दिखती है तब। तो हार्ट अटैक आ गया तो वैसे ही मर गया डर से। अब तू कह दे किसी की टांग टूट गई, पूंछ टूट गई, उसमें एक फांसी थोड़ी रुकेगी। हम्म। यदि औरत को जिस दिन फांसी दी गई थी उस दिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी या जांच में नहीं आई थी, ध्यान रखना। जिस दिन औरत को सजा सुनाएगी वो उस दिन जांच में पता नहीं चला कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, बाद में पता चलता है कि ये औरत तो प्रेग्नेंट है, तो उसके जब तक वो बच्चा नहीं होता तब तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी। अब मेरे को नहीं पता कौन सी फिल्म में, मैं जो बात यहाँ है वो बता रहा हूँ। जेलर की भर्ती आई है कल, भर दो फॉर्म। डिप्टी जेलर की, अरे तो 4 साल में प्रमोशन है। हम्म। किसमें? हाँ। अरे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे इन इन चीजों में दिक्कत नहीं आएगी, मैं अटकूंगा वहीं जाके अटकूंगा। और मेरे को बताऊं कौन ले बैठेगी? अपनी एक ही भाषा, इंग्लिश। मैंने अब तक 3 बार क्लियर किए, पहली बार तो मेरे 35 नंबर नहीं आए थे, 300 200 में से इंग्लिश में। क्योंकि वो नंबर जुड़ते नहीं है, हिंदी और इंग्लिश के वहां नंबर नहीं जुड़ते, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। 35 यूपीएससी में। अब उसका क्या तो सेलिब्रेट करें, परी तो है, कोई कर्म की नहीं है, मेन सी सेलिब्रेट नहीं होती। और फिर मेरा एक काम और है। अब जैसे कईयों के क्या, आजकल मैं एक चीज देखता हूँ, प्री पास हो गई, ओ मेरे भाई को प्री पास करने के लिए, अरे क्या प्री कर दी, कोई तीर थोड़ी मार दिया, हजारों करते हैं। अब मैं अकेला तो पास हुआ नहीं, कल 19,000 जने पास हुए हैं मेरे साथ। कट ऑफ का नहीं पता, इस बार कट ऑफ नहीं आई अब तक, आएगी देखते हैं कितनी गई है। लेकिन मेनली यही है, 45 क्वेश्चन मैक्सिमम, मैक्सिमम इतिहास की मैक्सिमम आज तक तो, आज तक तो कभी गई नहीं 45। एक बार गई है, एक बार, हाँ एक बार गई है, 2020 या 21 में गई थी। 100 में से है ना, तेरे को एक बात बताऊं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको भी 30 ही आते हैं, बाकी में हवा नहीं लगती। पेपर दिखाया था मैंने, डाला हुआ है, देख लेना। इस बार पॉलिटिकल साइंस का तो फिर भी पेपर थोड़ा सा इजी था, क्योंकि तो 1-2 आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिए थे। नहीं आर्टिकल के क्वेश्चन तो मैंने देखे ही नहीं है, रेयर केस में आते हैं। नेगेटिव वही 1/3, 3 पे 1 गया, लिख दिया रे। क्यों, तो मेरी बात ही सुन रहे होगे सारे। ऐसे आदमी कौन कौन है जो पॉलिटिकल पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं? हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ। अब एक बात तो, उन वाली पॉलिटी से आपका काम चल जाता है या इससे चलता? उससे चल जाता कि मैं ये पूछ रहा हूँ? उससे नहीं चलता, फिर ठीक है। हाँ रे, हो गया। देखो, मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, एक ही लाइन याद रखनी है, आगे वाली लाइन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो, राज्यपाल में और राष्ट्रपति में दो ही बदलाव करने हैं आपको। राज्यपाल वो सारे कार्य कर सकता है जो राष्ट्रपति करता है, दो कार्यों को छोड़कर, सैन्य कोर्ट एंड मृत्युदंड की कंप्लीट माफी। ठीक है, इसके अलावा चाहे कोई भी कार्य हो जो राज्यपाल समाधान की शक्तियों में, पार्डन में करता है, वो यहाँ होंगे। तो मैंने यही 2 लाइनें ऊपर लिख रखी हैं कि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, किंतु वह परिवलंबन कर सकता है, रोक सकता है,
भाई रोक दी उसने, ठीक है। लघुकरण कर सकता है, लघुकरण का अर्थ क्या हो गया, मृत्युदंड को किसमें बदल दिया रे उसने, कारावास में बदल दिया, आजीवन में, ठीक है। तो ये कर सकता है। मृत्युदंड में निलंबन, दंडावधि को कम करने की, दंड के स्वरूप को बदलने की, राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्तियां समान है, ठीक है। देखो दोनों बात दोबारा समझ लो। निलंबन, मैं पर खा गया हूं शुरू वाला, निलंबन ने रोक सकता है, किसी भी सजा को रोक सकता है। दंडावधि कम करने की कि भाई 10 साल की थी 5 साल की कर दी, ठीक है। ये काम राष्ट्रपति भी करता है, राज्यपाल भी कर सकता है। दंड के स्वरूप को भाई कठोर कारावास में था, साधारण में चेंज कर दिया, मृत्युदंड में था, आजीवन कारावास में चेंज कर दिया। ये काम दोनों व्यक्ति समान तरीके से करते हैं, सिर्फ दो कार्यों को छोड़कर, कि कंप्लीटली माफी नहीं दे सकता मृत्युदंड में, और किसी में दे सकता है, मैं मृत्युदंड की बात कर रहा हूं, मृत्युदंड में नहीं दे सकता, इसके अलावा किसी में भी वो कंप्लीटली माफी दे सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या नहीं कर सकता, आपका सैन्य न्यायालय में यदि किसी को दोषी पाया गया है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति ही कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा ये कार्य करने की पूरे संविधान में किसी को शक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दो। ये ऊपर वाले 2 लाइन लिखना, इसके आगे फिर मैं ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति आपको समझा देता हूं, आप लिख लाना घर से, ठीक है। छोटी सी है, 2 बातें याद रखनी है, इसके अलावा ज्यादा बातें आपको याद नहीं रखनी है। एक तो आर्टिकल याद रखना है, अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, तो 123 के तहत जारी किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसके तहत जारी करते हैं, 123 के तहत। और 123 में 100 जोड़ दो, 223 किसके आ जाएगा, राज्यपाल। हाँ 213, 90 जोड़ दो, 213, 123 एंड 213। देखो एक चीज ध्यान रखना, 123 213 तीनों 1 2 3 ही है, बस 1 2 3 को चेंज करना है। ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं, राज्यपाल के और राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, ऐसे बहुत से आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें सिमिलर मीनिंग चलेंगे। अब जैसे यहाँ 123 है तो वो कितना है आपका 213, भाई नंबरिंग तो तीनों एक ही है ना, बस चेंज करना आपको। आप इतना याद कर लो ना, चेंज करने का तरीका बता दूं आपको, लास्ट में याद कर लो कि तीया आना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और मेनली जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो यही बनता है कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो कौन से के तहत करते हैं, आपको 123 लिख दिया रे, समझा दूं। हाँ अब देखो, अनुच्छेद नंबर 123, अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर। अब ये होती क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो जब एक लाइन समझना रे, कई बार ये आप क्वेश्चन गलत करके आते हो, मैं जो बात बोलूं वो बहुत तरीके से समझना। 70, अब 70 दो तरीके के होते हैं, 70 का अर्थ हो गया दोनों सदन 70 में हो, या एक हो, या दोनों ही नहीं हो, ठीक है। अब देखो 3 कंडीशन हो सकती हैं रे, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों 70 में है, दोनों है, तो अध्यादेश जारी नहीं होगा। मैं आपको तीनों कंडीशन समझा रहा हूं कि ये जारी कब होगा, जब दोनों 70 में है, एक साथ बैठक कर रही हैं, जैसे अभी वर्तमान में चल रही हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। आप बिल पेश किए, बिल को पास करवाइए, एक्ट बनवाइए और कानून बन जाएगा, ठीक है। यहां सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, इन दोनों में से लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक 70 में है, या दोनों ही नहीं है, तो ऑर्डिनेंस जारी आप कर सकते हो। क्योंकि एक्ट बनाने के लिए क्या होगा, जैसे मान लो लोकसभा से तो बिल पास करवा लिया, राज्यसभा 70 में ही नहीं है, तो यहां से पास कैसे करवाओगे, ये 70 में जिस दिन आएगी तभी तो पास होगा, ये 70 में नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऑर्डिनेंस जारी करवा सकते हो। कि सरकार को ये लगा कि इमीडिएटली एक कानून बनाना है, बहुत जरूरी बनाना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के आपने 2 टाइम पीरियड पढ़े, 6 माह एंड 6 सप्ताह, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है ये समझो रे एक बार।
ये आप क्या दोनों मेरे हिसाब से आपके कंफ्यूजन बहुत करते होंगे। 6 माह का अर्थ हो गया कि जिस दिन जारी किया है उस दिन से लेके 6 माह, समझ रहे हो बात। और 6 सप्ताह का अर्थ हो गया कि दोनों 70 में आ गए, लेकिन बिल पास नहीं हुआ, उसके बाद भी ये 6 सप्ताह जारी रह सकता है। इन दोनों का अर्थ ही है। यहां तो बैठक बैठक है ही नहीं। यहां तो जिस दिन से जारी हुआ, जैसे मान लो 1 जनवरी को जारी हुआ है, 1 जनवरी को जारी हुआ तो 30 जून तक क्या रहेगा रे, बरकरार रहेगा। ठीक है, इसको कोई हिलाने वाला नहीं है। संसद बस एक प्रोविजन है बीच में, प्रोविजन ये है कि संसद यदि बीच में 70 में आ गई, जैसे मान लो 1 जून से जारी हुआ, मार्च में 70 में आ गई, संसद बैठी है अब, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठे हैं, तो इसका अनुमोदन तो आपको करना पड़ेगा। अब आप इसको पेश करो, यदि रिजेक्ट होता है पास होता है वो बाद की बात है, पेश तो आपको करना ही पड़ेगा। और पेश करने से पहले संसद को ये बात बताए सरकार कि ऐसी क्या कंडीशन पैदा हुई थी आपके पास जिससे आपने ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया था, वो तत्कालीन कारण इनको स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण को ध्यान रखना, तत्कालीन कारण को न्यायालय चुनौती दी जा सकती है। सरकार ने माना, पेश सरकार ने बात बताई, संसद को पसंद नहीं आई, विपक्ष ने उठा के टेक दी सुप्रीम कोर्ट में, तो चुनौती दी जा सकती है कि जो ये कार्य किया गया है ये क्या है, असंवैधानिक है। यदि असंवैधानिक के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें मान ली, तो उस अध्यादेश की वजह से जितनी भी कुसंगतियां पहले पैदा हुई थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे रे, खारिज हो जाएंगी। जैसे मान लो कोई ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया जिससे 60 व्यक्ति जेल में डाल दिए गए, ठीक है, ये विपक्ष को उचित नहीं लगा, ठीक है, विपक्ष कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना यार बात तो गलत हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक है, तत्कालीन कारण के तथ्य सही नहीं है, फैक्ट गलत है, ठीक है, तो क्या होगा, अध्यादेश ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और ये जो 60 व्यक्ति अंदर हैं इनको सबको क्या कर देंगे रे, बाहर कर देंगे, क्योंकि ये उसकी कुसंगति की वजह से अंदर है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो आपको यहां से 3 बातें याद रखनी है। पहला आर्टिकल 123, ठीक है, जिसके तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं, साथ में राज्यपाल का याद रख दो कि बार बार कंफ्यूजन ना हो, 213, ठीक है। जो बात मैं यहां बोल रहा हूं, यहां आप एक काम करना, जहां मैं लोकसभा राज्यसभा बोल रहा हूं वहां विधानसभा हो जाएंगे स्टेट में, ठीक है। विधानसभा सत्र में है तो जारी नहीं होगा, विधानसभा सत्र में नहीं है तो जारी होगा, ठीक है। यहाँ दो सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, दोनों हाउस में सिंगल हाउस यदि सत्र में सेशन में बैठा है तो भी जारी होगा, और दोनों नहीं बैठे हैं तो भी जारी होगा, ठीक है। तो ये जारी होने की कंडीशन हो गई। टाइम पीरियड जिस दिन जारी हुआ है वहां से 6 महीने तक बना रहेगा, ठीक है। दूसरा, यदि संसद सत्र में आ गई उसके बाद में वो पास नहीं हुआ तो भी 6 सप्ताह जारी रह सकता है, सरकार चाहे तो, ठीक है। दूसरा, यदि जो तत्कालिक कारण था जो सरकार ने संसद में पेश किया वो आपको सही नहीं लगा तो आप उसको न्यायालय चुनौती दे सकते हो। चुनौती में यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि फैक्ट गलत है, ठीक है, तो अध्यादेश की वजह से जितनी भी कुसंगतियां हुई थी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, खारिज हो जाएंगी। ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति एंड संसद जब चाहे तब वापस ले सकते हैं, ये बात और याद रख लेना। राष्ट्रपति और संसद जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकते हैं और जारी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। ये आपका अध्यादेश, हाँ जी। तो मैं यही तो बोल रहा हूं अभी आपको, मैंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तत्कालिक कारण दिया, मान लो प्रधानमंत्री ने जो कारण बताया, जो फैक्ट बताया, रीजन बताया, ठीक है, वो किसी व्यक्ति या किसी सदस्य या विपक्ष को सही नहीं लगा, उसने कहा दे दी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये फैक्ट गलत है, हम ऑर्डिनेंस को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। जो ही ऑर्डिनेंस खारिज हुआ तो अब ऑर्डिनेंस से कोई ना कोई तो कार्य हुए थे, वो जितने भी कार्य हुए थे ना वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनके जितने भी प्रभाव थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे रे, खारिज हो जाएंगे। ध्यान रखना, भारत में प्रभाव खारिज होते हैं यदि किसी व्यक्ति को सजा हो गई है और वो सजा गलत थी, ठीक है, जैसे अभी एक व्यक्ति था 18 साल की सजा काट के आया था, बाद में पता चला इसने तो ये कार्य किया ही नहीं था। भारत में सजा के लिए न्यायालय इतना ही कहता है माफी चाहते हैं हम, यहाँ कोई पैसा देने का प्रावधान नहीं है। यूरोप में ध्यान रखना 9 करोड़ की सिक्योरिटी दी जाती है एक व्यक्ति को यदि गलती से सजा हो गई है तो, ठीक है। तो ये आपकी समाधान है। अब आपको देखो लिखना कहां तक है, एक चीज देख लेना रे,
संसद के दोनों सत्र सत्र में नहीं है, सत्र में है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेंगे। ये बातें आपकी सारी मैं आपको समझा चुका हूं। अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है, ध्यान रखना। एक्ट होता है ना, एक्ट अधिनियम होता है, उसका कोई टाइम नहीं होता, वो जब तक चाहे तब तक चलेगा। लेकिन ऑर्डिनेंस का टाइम क्या है, फिक्स है, कितने, 6 महीने। ठीक है, तो संसद के सत्र आरंभ होने के बाद भी कितने सप्ताह रह सकता है, ये 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक क्या रह सकता है, बना रहेगा। इसके बाद हाँ, एक मैंने आपको एक दिन पहले जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात समझाई थी, ये वैसी शक्ति सबसे बेकार शक्ति है, ये सबसे बेकार शक्ति है। ठीक है, अब देखो इसका बेकार का मैं आपको बता रहा हूं कैसे बेकार है। ये आपको वापिस, भाई राष्ट्रपति वापिस ले सकता है, संसद वापिस ले सकती है, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, सरकार जब अध्यादेश का अनुमोदन संसद में पेश करेगी तो तत्कालिक कारण क्या होगा उसे बताना पड़ेगा, और अध्यादेश के तत्कालिक आवश्यकताओं के कारणों को न्यायालयिक चुनौती दी जा सकती है। ध्यान रखना, ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखो इसका गलत फायदा कब हुआ था बिहार में, ये देखो 1967 से लेकर 1981 के बीच में, वो जहां की स्टेट गवर्नमेंट थी ना, उसने एक कानून को 256 बार जारी किया, एक ही कानून को, क्योंकि वो पास ही नहीं हो रहा था। भाई विधानसभा सत्र में आती वो खारिज, जो ही विधानसभा सत्र से भंग हो जाए ये दोबारा जारी कर दें, दोबारा आए दोबारा जारी कर दें, दोबारा आए। इन्होंने 256 बार इस कानून को बना के रखा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आना पड़ा था, बोलो कर क्या रहे हो। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका, कार्यपालिका कौन है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ही जारी कर सकती है अध्यादेश, इसके अलावा किसी को पावर नहीं होती। और कानून बनाने का पावर किसका है, विधायिका को। ठीक है, इसकी पावर छीन ली, इसका पावर का हनन हो गया है। तो ये आपकी ऑर्डिनेंस की शक्तियां हैं। इसके बाद में कुछ आर्टिकल्स है रे, ठीक है, जिनके आर्टिकल के उल्लेख अब तक आए नहीं थे, मैंने उनके कार्य समझा दिए आपको। ठीक है, ये सारे कार्य मैं आपको समझा के आ गया हूँ राष्ट्रपति के। मैं कल आज राष्ट्रपति कंप्लीट हो गए हैं, जैसे 65, 71, अरे हो जा तो, हाँ, राष्ट्रपति के रूप में, हाँ ये रहा, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, आर्टिकल नंबर 65, 71। राष्ट्रपति के चुनावी संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे होंगे, वो सारे प्रोविजन। संवैधानिक की शक्तियां भी पढ़ के आए हो 72 में। 74 में मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श व सहयोग प्राप्त करना, ये आपका आ गया। 75, ये दोनों आर्टिकल दोबारा पढ़ाऊंगा एक बार। ठीक है, यहाँ आ गए हैं। 76, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल इसके तहत नियुक्त होते हैं। 77, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपका आर्टिकल आ गया, और ये आपके लास्ट वाले आर्टिकल ये रहे। ठीक है, यहां तक आपको कल कर लेना है। इसके बाद में मैं कल आपको उपराष्ट्रपति शुरू करूंगा। यहां तक आपके राष्ट्रपति कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रधानमंत्री से, मैंने आपको ये विधायी कार्यों में बताया था। ठीक है, दूसरा, संसद के 70 सत्रासन भंग करना, विधायी कार्य। ठीक है, 111, संसद के द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान करना, ये आपको मैं पूरी तरीके से समझा के आया हूं कि सहमति दे भी सकता है, अस्वीकार कर सकता है, सारी बातें। 112, संघीय बजट, बजट हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। 123 अभी पढ़ के आए हो, जस्ट ही जस्ट। और 143, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को सलाह लेने के लिए, ये मैंने आपको न्यायालय शक्तियों में करवाया था कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मैंडेटरी नहीं होगी। ठीक है।